नमस्कार दोस्तों। युद्ध के लिए तैयार रहना शांति बनाए रखने का सबसे प्रभावी तरीका है और ये कथन था जॉर्ज वाशिंगटन का, जो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। क्या सच में वर्तमान समय में दुनिया अब खुद को अधिक असुरक्षित महसूस कर रही है? क्या सबके अंदर एक डर का माहौल जन्म ले चुका है? जी हाँ, डर इस बात का कि कोई भी देश कभी भी उसके ऊपर हमला कर सकता है। जी हाँ, उसको अपना उपनिवेश बना सकता है। क्या सच में इस बार जो डर है काफ़ी पीक पे पहुंच चुका है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि तमाम देशों के अंदर एक तनाव को लेकर के एक बहुत बड़ी रस्सा की चीज़, जिसे हम बोलते हैं टग ऑफ वॉर, चल रही है। ये टग भले ही हमको ना दिखाई दे रही हो, जैसे अगर हम अपने भारत की बात करें तो टग ऑफ वॉर इंडिया और चाइना के बीच में भी चल चुकी है, इंडिया बांग्लादेश के बीच में भी, और इंडिया पाकिस्तान के तो क्या नहीं क्या। एक्चुअली बीते कल के दिन स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हम बोलते हैं सिप्री ने अभी हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट प्रकाशित करी। सिप्री दोस्तों वो संस्था होती है जो एक रिपोर्ट प्रकाशित करती है कि आखिरकार किस देश ने कितने वेपन्स बाय करे और किस देश ने कितने वेपन्स बेचे। इसकी तमाम रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में लाई जाती है और सिप्री ने बीते कल के दिन अपनी रिपोर्ट को प्रकाशित किया। और साल 2024 में पूरी दुनिया का जो सैन्य खर्च है वो 2,718 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। 2,718 अरब डॉलर तक ये पहुंच चुका है। और जब पिछले साल की तुलना में जो इस साल इजाफा हुआ है वो हुआ है 9.4% का। सो गाइस, ये शीतकालीन के बाद किसी एक वर्ष में सर्वाधिक बढ़ोतरी है। और अगर हम लास्ट टाइम से 10 सालों का अगर हम रिकॉर्ड अब तक देखें तो लास्ट 10 साल में लगातार दोस्तों सैन्य खर्च में जो इजाफा है वो लगातार जे कर्व पकड़ चुका है। मतलब कि लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है। और इस खर्च में ना सबसे टॉप पर 5 कंट्रीज कौन सी होंगी? मतलब कि पूरे वर्ल्ड में जो सैन्य खर्च होता है उसका 60% ये 5 देश खर्च करते हैं अपने देश को मजबूत बनाने के लिए। क्योंकि जिस देश के पास जितनी सेना सबसे अधिक होगी, जिसके पास हथियार सबसे अधिक होंगे, वो देश सबसे अधिक मजबूत माना जाएगा। सो गाइस, वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट करना कि वर्तमान समय में सबसे अधिक सैन्य खर्च कौन सा देश करता है। आई थिंक सो आपको उसका नाम पता होगा, तो नाम लिखने में कंजूसी मत करिएगा। सो गाइस, इसमें आपका फर्स्ट नंबर पे है अमेरिका, फिर चीन, फिर रूस, फिर जर्मनी चौथे नंबर पे आता है और 5वें नंबर पे है हमारा भारत। अगर हम बात करें अपने पड़ोसी देश के बारे में जो दिखने को सबसे गरीब है, जिसके पास गलतफहमी बहुत कूट कूट के भरी है, कहते हैं कि भगवान गरीबी दे बट किसी को गलतफहमी ना दे, और ये दोनों ही चीज़ें पाकिस्तान के अंदर काफ़ी भरपूर विद्यमान हैं। सो गाइस, इसकी जो रैंक है ना वो रैंक है 29, लेकिन उछलना बहुत इसको अच्छे से आता है। लेकिन दोस्तों सैन्य खर्च बढ़ने के साथ उन देशों को फ़ायदा हो रहा है जो हथियार मैन्युफैक्चर करते हैं, मतलब कि जो हथियार के कारोबार में सबसे आगे हैं। और इसमें भी सबसे ज़्यादा लाभ की स्थिति में कौन है? अमेरिका। मतलब कि अमेरिका जो है सबसे अधिक वेपन्स बाई भी करता है और सबसे अधिक वेपन्स को सेल भी करता है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हाल ही में 3 दिन पहले 2 देशों की यात्रा करी थी और 2 देशों के साथ में महत्वपूर्ण इन्होंने आर्म डील को लॉक भी किया है। और इनमें से दोस्तों एक है आपका सऊदी अरब, और सऊदी अरब के साथ में इन्होंने आर्म डील जो लॉक करी है उसका अमाउंट है 142 अरब डॉलर। 142 अरब डॉलर की डील को इन्होंने लॉक किया और ये व्हाइट हाउस के इतिहास में पहली बार सबसे महंगी डील थी। जितनी मतलब कि इन्होंने इतनी महंगी डील को लॉक किया है। आज तक कभी भी इतना बड़ा ऑर्डर अमेरिका को मिला नहीं है किसी एक देश से वन शॉट में। और इस समझौते में सऊदी अरब को C-130 ट्रांसपोर्ट विमान मिलेंगे। इस डील के अंतर्गत अमेरिका प्रोवाइड करेगा इसको मिसाइलें, रडार सिस्टम और कई एडवांस हथियार प्रोवाइड करेगा। और जो दूसरी डील हुई है, दूसरी डील दोस्तों हुई है कतर के साथ पे। कतर वही देश है जिसने डोनाल्ड ट्रंप को एक बहुत ही महंगा एक पर्सनल प्लेन गिफ्ट किया था। ये वही कतर है और इसमें अमेरिका मुख्य रूप से कतर को 2 अरब डॉलर में MQ-9B ड्रोन देगा। और ड्रोन का महत्व दोस्तों हर देश को अच्छे से मालूम है। आपको मालूम होगा अभी हाल ही में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें हमारे ड्रोन भी बहुत अधिक दोस्तों उन्होंने योगदान निभाया था। क्योंकि यहाँ पर सैनिकों को अगर हम भेजेंगे तो सैनिक हमारे सही हो सकते हैं, दोबारा सैनिकों को लाना पॉसिबल है नहीं। जिसने अपने को खो दिया वो दोबारा कैसे आ सकता है। लेकिन ड्रोन अगर एक बार युद्ध में अगर खर्च हमारा हो भी जाता है तो हम दोबारा उसको बाय कर सकते हैं।
और ड्रोन का महत्व दोस्तों हर युद्ध के अंदर डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर दुनिया में हथियारों की कुल आबादी में जो भारत है ना, भारत नंबर 2 पर है। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर बाय को लेकर के राइट। और वो कुल वैश्विक खरीद में 8.3% की हिस्सेदारी रखता है। और नंबर 1 पर कौन है? नंबर 1 पे दोस्तों है आपका यूक्रेन, क्योंकि अभी हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध लगातार चल रहा है। फरवरी मंथ में 24 फरवरी 2025 को रूस यूक्रेन युद्ध को 3 साल पूरे हो चुके हैं और यूक्रेन ने दोस्तों बहुत कुछ गंवा दिया। 35% ज़मीनी हिस्से पर इस समय रूस का कब्जा हो चुका है। वो अलग बात है कि इस समय यूक्रेन के सपोर्ट में आ चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हाल ही में 10 दिन पहले यूक्रेन के साथ में रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर के एक डील करी थी और वो डील फाइनली इन दोनों की लॉक हो चुकी है। अब यहाँ पे जो माइनिंग करेगा वो करेगा डोनाल्ड ट्रंप, मतलब कि अमेरिका यूक्रेन के अंदर। और जहाँ उसको मिलेगा ये भूमि के अंदर बहुत अधिक मिनरल्स हैं तो उसकी खुदाई स्टार्ट कर देगा, चाहे वो ज़मीन और रूस के कब्जे में ही क्यों ना हो। और रूस को पीछे किसका आना? शायद डोनाल्ड ट्रंप का दाएं हाथ का खेल है। अब दोस्तों हम जानते हैं कि आखिरकार जो हमारा भारत है, सबसे अधिक भारत जो है किस देश से अपने वेपन्स को बाय करता है बताइए? सो गाइस, फ्रांस, रूस और इजराइल का सबसे बड़ा जो क्लाइंट है वो है दोस्तों भारत। और जो हमारा इंडिया है ना, सबसे अधिक जो हम बाय करते हैं वेपन्स वो बाय करते हैं हम लोग और रूस से, क्योंकि हम ब्रिक्स संगठन में ऑलरेडी हैं, इतने लंबे समय से हम संगठन जुड़े हुए हैं और इसीलिए ट्रंप को हमारे साथ में हल्दी, मिर्च, नमक, धनिया लगा होता है हमेशा। और ये इस चीज़ को लेकर काफ़ी खफा है कि ये मुझसे बाय क्यों नहीं करते हैं, क्यों जाते हैं रूस के पास, क्योंकि रूस और अमेरिका का कांटे की टक्कर है, सास बहू का रिश्ता है। डोनाल्ड ट्रंप और चाइना का भी कहने का क्या है? सास बहू का रिश्ता है, दोनों की आपस में बनती नहीं है। मैं पहले अपो नीचे भगवान है, दोनों की होड़ लगी रहती है। और जो हम सेकंड नंबर पे दोस्तों जो हम हथियार बाय करते हैं वो करते हैं इजराइल से, और थर्ड नंबर पे हमारा आता है फ्रांस। रूस से 38%, इजराइल से 34% और फ्रांस से हम बाय करते हैं 28%। और हथियारों की बिक्री में अमेरिका की 5 सीड्स कंपनियों का दबदबा अदर देशों की कंपनियों के ऊपर हमेशा बरकरार रहा है। सो गाइस, ब्रेकिंग डिफेंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में, मतलब कि लास्ट टू लास्ट ईयर में दुनिया की सीड्स 5 कंपनियों का जो कुल राजस्व था वो था $210 अरब। और जो दुनिया के कुल हथियार कारोबारी का कम से कम 1/3 था, मतलब 33% था। इन 5 कंपनियों ने पूरी की पूरी 5 कंपनियों ने वैश्विक स्तर के पूरे कारोबार को, हथियार के कारोबार को पूरा कैप्चर कर रखा है। जिसमें दोस्तों एक कंपनी है आपकी लॉकहीड मार्टिन, फिर आपकी सेकंड कंपनी है RTX, एक है आपका नॉर्थम ग्रूमन, द बोइंग कंपनी, बहुत फेमस कंपनी आपको पता होगा ये, और जनरल डायनामिक्स। मतलब कि यहाँ पर 5 सबसे बड़े हथियार कारोबारी देश में, जो लिस्ट मैंने आपको बताई थी कुछ समय पहले, अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन और जर्मनी, तो यहाँ पर जो अमेरिका है सबसे अधिक बाय करता है 43% वेपन्स, सोचिए। और जो फ्रांस का जो परसेंटेज है वो है आपका 9.6%, फिर जो रूस है 7.8%, ठीक है, उसके बाद आपका चीन और भारत। और सबसे अधिक जो वेपन्स बाय करता है, मैंने अभी आपको डिस्कस किया दोस्तों, वो था आपका यूक्रेन। पूरे वर्ल्ड में जो हथियार खरीदे गए हैं उसका 8.8% यूक्रेन ने खरीदा है। और सेकंड नंबर पे है हमारा भारत। जी हाँ, हमारी संख्या है 8.3%। सेकंड नंबर पे हमारा भारत आता है सिप्री की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। सो गाइस, कुछ बड़ा होने वाला है क्या सच में? आपको क्या लगता है? क्या सच में हमने जो पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दिखा दिया करके, क्या उतना इनफ था? क्या सच में पाकिस्तान को अक्ल आ चुकी होगी, या पाकिस्तान दोबारा हमारे ऊपर कोई एक नया छद्म युद्ध करेगा? क्योंकि पिछले कई बार हमारे बीच में युद्ध हुए हैं, 1948, 65, 71, 1999, तमाम युद्धों में दोस्तों पाकिस्तान हारा था, लेकिन पिछली हार से इसने कुछ नहीं सीखा। उल्टा इसने हमारे ऊपर क्या करा? उरी अटैक करा, पहलगाम हमला करा, पुलवामा अटैक किया, फिर हमने भी उसको रिवर्ट में रिप्लाई किया। तो ये रिप्लाई खेल चलता रहेगा क्या? क्यों ना भाई एक बार में टंटा इसका ख़त्म करें, अच्छे से दांत खट्टे कर देंगे, वो खटास आजीवन इसकी समाप्ति ना हो पाए। मुश्किल होती है ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से एक ऑपरेशन और तो बनता है, क्योंकि पाकिस्तान मांगे मोर, तो उसको मोर दो, एक काम करो, इतना मोर दो, इतना मोर दो, इतना मोर दो कि वो हमारी तरफ अपनी गर्दन ना मोड़ सके, कभी भी दुश्मनी की गर्दन हमको आंखें ना दिखा सके। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। बट सच में आपको क्या लगता है कि सच में
अब हम लोग हर तरफ से क्या सच में घिर चुके हैं? जो हम लगातार वेपन्स बाय कर रहे हैं, सेकंड रैंक है हमारी वेपन्स को बाय करने को लेकर के। क्या हमारे कदम बिल्कुल सही है? क्योंकि आपको पता होगा कि चाइना और पाकिस्तान के बीच में दोस्ती काफ़ी बढ़ रही है। अभी हाल ही में जो उसका कॉरिडोर तैयार हो रहा है वो हमारे ही नॉर्थ एरिया को टच करता हुआ जा रहा है। जो पाकिस्तान ऑक्यूपाई जो कश्मीर है, जो पीओके वाला एरिया है दोस्तों, वहाँ से गुजार रहा है बिना हमारी परमिशन के। सोचिए, क्या सच में जो बांग्लादेश लगातार हमको धमकी दे रहा है चिकन नेक के बारे में, क्या सच में इसको भी सबक सिखाना चाहिए हमने? क्या एक ऑपरेशन सिंदूर इसके नाम पे भी दर्ज कर देना चाहिए? थिंक अबाउट इट। और ये वही बांग्लादेश है जिसका जन्म हमारे द्वारा हुआ है। कल का बच्चा आज हमको आंखें दिखाने लगा है, तो क्यों ना चपेट मार दी जाए तगड़ी वाली, किसको अक्ल आ जाए। क्योंकि इसको ना अब हम अधिक मौका दे नहीं सकते हैं, क्योंकि हमको पसंद नहीं है पाकिस्तान सीज़न 2 मार्केट में रिलीज़ हो। जी हाँ, हम सीज़न 1 से काफ़ी भर चुके हैं। पाकिस्तान को हमने बहुत मौके दिए संभलने के। सोचिए, इतने इतने हमारे वॉर हुए, हर वॉर में ये हारा है, हर हार से इसने कुछ नहीं सीखा है। ढाक का दिन बाद हर बार इसने छद्म युद्ध किया है, आतंकवादी भेज के हमारे ऊपर उरी हमला, पहलगाम, पुलवामा अटैक किया है, उससे भी इसने कुछ नहीं सीखा जब हमने इसको मुंह तोड़ रिप्लाई करा है। लेकिन दोस्तों, बांग्लादेश को ना सबक तो सिखाना पड़ेगा, ऐसे नहीं तो ऐसे। लेकिन अभी हाल ही में हमारे द्वारा एक कदम उठाया गया, क्या सच में वो एक सबक सिखाने की निंजा ट्रिक थी हमारी? आपको क्या लगता है? मैं बात कर रहा हूँ कालाधान मल्टी प्रोजेक्ट के बारे में, मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के बारे में। जिसके तहत क्या होगा, जिसके तहत हमने जो हमारा ये जो इसने चिकन नेक वाला एरिया बोला है ना, हमने इसको ही बाईपास कर दिया है। अब हम दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है ना, ये कालाधान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट इसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसका उद्देश्य ये होगा कि भारत के जो 7 सिस्टर हमारी हैं, जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं, उनको कलकत्ता बंदरगाह से समुद्री, नदी और सड़क के मार्ग के माध्यम से अब हम जोड़ रहे हैं। इस मैप को आप ध्यान से देखिएगा, जो लंबी सी लाइन है ना, यही हमारा है कालाधान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। अब इसके तहत क्या होगा, इसके तहत हमारा जो मेन एम है, तमाम जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनके साथ हम व्यापार कर सकते हैं, कनेक्टिविटी कर सकते हैं और अपना सामरिक महत्व को हम लोग डे बाय डे बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर समुद्री मार्ग का तहत क्या होगा कि जो कलकत्ता है, कलकत्ता भारत का हिस्सा आपको मालूम होगा, और यहाँ पर कलकत्ता से सितवे बंदरगाह जो म्यांमार में है, वहाँ तक बंगाल की खाड़ी के रास्ते 539 किलोमीटर का समुद्री मार्ग तैयार किया जाएगा। अब हम समुद्र पे अपना रास्ता तैयार कर रहे हैं। और जो नदी मार्ग है, सितवे से म्यांमार के चिन राज्य में जो पालेटवा तक कालाधान नदी के रास्ते 158 किलोमीटर का अंतर्देशीय जलमार्ग, मतलब इनलैंड वाटरवे तैयार किया जाएगा। और ये कालाधान जो प्रोजेक्ट है ना, कालाधान दोस्तों एक नदी है, ठीक है। और ये नदी कहाँ पर है? ये नदी दोस्तों बैठती है आपकी म्यांमार की तरफ, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो सड़क मार्ग है, इसके बाद जैसे हम लोग म्यांमार में एंट्री कर लेंगे, उसके बाद में एक सड़क तैयार करेंगे 110 किलोमीटर की, जो मिजोरम के यहाँ पर लांग लताई और फिर आइजॉल तक जाती है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पोर्ट तक हमारा माल उतर जाएगा, लेकिन पोर्ट के बाद हमको आवश्यकता किसकी पड़ेगी? हमको पड़ेगी आवश्यकता सड़कों की, और सड़कें भी पक्की होनी चाहिए, तभी तो माल पहुँचेगा। और यहाँ पर ये परियोजना सिलीगुड़ी कॉरिडोर, मतलब कि चिकन नेक्स पर निर्भरता हमारी कम कर देगी। जो बार बार चिकन नेक को लेकर के हमें एक डर सताया जा रहा है कि यार ये कहने का ब्लॉक कर दिया इसने, तो फिर हमारा व्यापार क्या होगा? पूर्वोत्तर राज्य कहीं इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ना बन जाए आने वाले समय में। और लगातार दोस्तों चीन इसका भी सपोर्ट कर रहा है, चीन ने पाकिस्तान का भी सपोर्ट किया, और चीन लगातार कहीं ना कहीं इस बांग्लादेश का भी सपोर्ट कर रहा है। आने वाले समय में हम शायद थोड़ा बहुत घिर चुके हैं, एक तरफ बांग्लादेश, चीन, और एक तरफ पाकिस्तान। एक तरफ चाइना है, एक तरफ बांग्लादेश और एक तरफ पाकिस्तान है। चलिए, पाकिस्तान को तो हम लोग फूक से भी रिप्लाई कर सकते हैं। रही बात बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश को भी हम लोग कोई गिनती करते ही नहीं है, वो तो है या नहीं है, बराबर सा है, वो अपने देश को खुद संभालने का नियमित है। लेकिन दोस्तों चाइना हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, बट चाइना को भी हमें अप्रत्यक्ष रूप से करारा रिप्लाई कर देना चाहिए। जो हमारी डिपेंडेंसी है, जो हमारा बाजार मेड इन चाइना से पटा हुआ है, हमको अपनी डिपेंडेंसी, निर्भरता चाइना के ऊपर कम कर देनी चाहिए। इंडस्ट्रीज़ अपने भारत के अंदर खुद हमको स्थापित करनी चाहिए। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो चाइना है ना, चाइना की जो कंप्लीट जीडीपी तैयार होती है वो केवल एक्सपोर्ट के माध्यम से तैयार होती है। अगर हम उससे अपना बहुत बड़ा आइटम उसका बाय ना करेंगे तो उसका एक बहुत बड़ा लॉस होगा, जीडीपी पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। जब जीडीपी के अंदर इम्पैक्ट आएगा नेगेटिव, तो वो क्या ही डिफेंस में खर्च करेगा चाइना।
थिंक अबाउट इट, विचार जरूर करिएगा। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही, मिलता हूं जल्द अपने वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।